एक महिला टीआई इंस्पेक्टर कहीं बाहर से किसी काम से जब लौट करके आती हैं और थाने में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि उसी थाने में एक ऑटो चालक है और उससे उनके जो जूनियर सिपाही थे वो उससे पैसे मांग रहे थे और काफ़ी देर हो जाती है उनके बीच में तू में होते हुए। तब वो उठ करके टीआई महिला इंस्पेक्टर आती हैं और कहती हैं कि आखिर तुम इतनी देर से क्या लगाए हो, अभी तक तुम्हारा समझौता नहीं हुआ है, आखिर बात क्या है। तब वो सिपाही कहता है, मैडम बात ये है कि ये ऑटो चालक है, इसका आज हमने चौराहे पर ऑटो पकड़ लिया था क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट सब रद्द हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है इसके पास में, सब एक्सपायर हैं और ये फाइन भरने से मना कर रहा है। तब वो मैडम जाती हैं कि चलो मैं इससे बात करती हूँ और मैडम जैसे ही आगे बढ़ती हैं और उस ऑटो चालक के चेहरे पर जब मैडम की नज़र पड़ती है तब वो एकदम से उस ऑटो चालक को देख करके परेशान हो जाती हैं, एकदम से चौंक जाती हैं कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। और जैसे ही वो ऑटो चालक उन मैडम के चेहरे को देखता है, उनकी तरफ जब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शर्म की वजह से अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। आखिर उन दोनों का क्या कनेक्शन था, क्या रिलेशन था, जो वो ऑटो चालक उन मैडम को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और शर्म की वजह से अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और मैडम भी उस ऑटो चालक को देख करके चौंक जाती हैं और एकदम लौट करके अपनी केबिन में जा करके बैठ जाती हैं। आखिर इन दोनों का क्या रिलेशन था, क्या इनका कोई रिश्ता था जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं, ये पूरी सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक ब्रजभान नाम का लड़का रहा करता था और ब्रजभान वैसे तो कुछ कार्य नहीं करता था, बस अच्छा पैसा था उसके पिता के पास में, क्योंकि उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, रेलवे में कोई वर्क करते थे। इस वजह से लड़का उनका इकलौता था और वो काफ़ी अयासी टॉप में था। कुछ दिन के बाद में उनके पिताजी सोचते हैं ब्रजभान के कि चलो लड़का हमारा जवान हो चुका है, इसका विवाह कर देते हैं। तब वो ये विचार करके अपने लड़के के लिए रिश्ते की बात करने लगते हैं। तभी उनके लड़के के लिए एक रिश्ता आता है, जो सदर बाजार के पास से एक रिश्ता आता है और लड़की का नाम बिमला था। बिमला बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और बहुत होशियार, संस्कारी, समझदार लड़की थी। अब बिमला और ब्रजभान का रिश्ता तय हो जाता है और बड़े धूमधाम से उनकी शादी होती है और बड़े प्यार से वो रहने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग बिमला और ब्रजभान की शादी को 6 महीना बीत जाते हैं। बड़े आनंद से दोनों रहते हैं, लेकिन बिमला का जो फोक्स था वो कुछ बनने का फोक्स था कि मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ, कुछ आगे चल करके कुछ बन जाऊँ। वो अपने पति की जब स्थिति देखती थी तो भी ये सोचती थी कि ये तो कुछ करते नहीं हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही बायादी में घूमते रहते हैं, इनका कोई काम धंधा है नहीं, कोई बिजनेस है नहीं, माँ बाप के पैसे को उड़ा रहे हैं। अगर एक दिन ये माँ बाप का पैसा खत्म हो जाएगा फिर ये क्या करेंगे, फिर तो मैं भी परेशान रहूंगी इनके साथ में। इसलिए वो अपने ससुर से कहती है कि पिताजी ऐसा करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरा एडमिशन करा दो। मैं बस ज़्यादा नहीं, बाकी पढ़ाई तो मैंने अपने मायके में कर ली, लेकिन कुछ थोड़ी पढ़ाई मेरी शेष रह गई है, वो आप पूरी करवा दो। बिमला के जो ससुर थे वो कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है मैं तुम्हें पढ़ने बिठा देता हूँ। और वो अपनी बहू बिमला के लिए पढ़ने बिठा देते हैं और ब्रजभान से कहते हैं, ब्रजभान के पिता, बेटा तुम भी कुछ कर लो, चाहे तो पढ़ लो या फिर कोई बिजनेस कर लो, कोई दुकान कर लो। लेकिन ब्रजभान अपने पिता की एक बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे पैसा खर्च करने के लिए खूब मिल ही रहा था और पिताजी सरकारी कर्मचारी थे तो पैसे की कमी नहीं थी, शहर में घर था। अब वो लड़कीबाजी में पड़ जाता है, अपने दोस्तों में पड़ जाता है, दारू भी पीने लगता है और रात दिन अयासी करता रहता है। लड़कियों के साथ इधर उधर घूमने के लिए जाता है, लड़कों के साथ घूमने को जाता है तो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। जो भी पैसा, क्योंकि उनका एक लड़का था, इस वजह से वो अपने लड़के को खर्चे के लिए मना नहीं करते थे। जितना पैसा वो मांगता था उतना पैसा उसके पिताजी ब्रजभान के दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। ब्रजभान के जो पिता थे वो अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और उन्होंने
शहर में एक प्लाट और खरीद ली थी। और प्लाट जब खरीदी तो उनका जो फंड का पैसा मिला था वो पैसा सब उस प्लाट में चला गया। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब थोड़ा ही पैसा बचा था उनके पास, जो पेंशन उनकी आती थी बस उसी से उनका गुजारा चल रहा था, परिवार चल रहा था। इधर तो बिमला पढ़ाई कर रही थी, उसमें भी खर्चा हो रहा था। अब ब्रजभान रात दिन अयासी में डूबता चला जा रहा था। ब्रजभान के पिता भी समझाते हैं, ब्रजभान की पत्नी बिमला भी समझाती है कि देखो ऐसा मत करो, कुछ काम कर लो, समाज में नाम रोशन करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ धंधा करो। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे काटने के लिए कुछ तो कारोबार चाहिए। लेकिन तुम तो माँ बाप की दौलत को उड़ा रहे हो और कुछ ये भी नहीं सोच रहे हो कि आगे हमें क्या करना है, हमारे बच्चों को क्या करना है। धीरे धीरे एक बरस से ज़्यादा बीत जाती है और फिर बिमला इधर प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे समय बीता चला जाता है, बहुत समझाया जाता है ब्रजभान को, लेकिन ब्रजभान के एक समझ में नहीं आता। और लगभग 1 साल और बीत जाती है, 2 सालें बीत जाती हैं, तब एक बच्चा जन्म लेता है, लड़का बिमला के द्वारा। अब बड़े खुश है परिवार के, एक लड़के ने जन्म ले लिया, घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। लेकिन बिमला का फोकस अपनी पढ़ाई से कम नहीं हुआ, वो पढ़ती चली गई। इधर एक दिन ब्रजभान जो था अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए गया था। और जब मेला देखने को गया तो वहाँ उसका अफेयर एक लड़की के साथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक लड़की इसी के मतलब हिसाब की थी। कहते हैं कि विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। ब्रजभान जिस लाइन का व्यक्ति था, अयासी टॉप का व्यक्ति था, दारूबाज था, सट्टाबाज था, बस उसी प्रकार की एक लड़की इसको मेले के अंदर मिल जाती है और वो दोनों की मुलाकात हो जाती है। वो लड़की का नाम निशा था। वो निशा इसको लाइन देने लगती है और इनका फिर वार्तालाप होने लगती है, एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं और कुछ वार्तालाप होने के बाद फोन से संपर्क करते हैं। फिर ये दूसरे दिन ब्रजभान उस लड़की को लेकर के वहां से फरार हो जाता है, अपनी पत्नी को छोड़ जाता है। ना तो वो अपने माँ बाप की फिक्र करता कि हमारे माँ बाप घर पर अकेले रह जाएंगे, हमारी पत्नी अकेली रह जाएगी। ये बात जब बिमला को पता चलती है कि हमारा पति कोई दूसरी लड़की को लेकर के भाग गया, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है और अपने सास ससुर से कहती है कि पिताजी, ब्रजभान तो दूसरी लड़की को लेकर के भाग गया, बताओ मैं क्या करूँगी। ये बात सुनकर के वो बहुत ज़्यादा, ब्रजभान के माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन ब्रजभान का कहीं से कहीं पता नहीं चलता। लगभग 6 महीना और बीत जाते हैं। इसी चिंता में ब्रजभान के माता पिता बीमार पड़ जाते हैं और ब्रजभान की पत्नी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ती, इधर बच्चे का पालन पोषण करती है, सास ससुर का भी देखभाल करती है। और जब माता पिता बीमार पड़ जाते हैं फिर उनका वो इलाज भी कराती है। लेकिन एक दिन ऐसा बुरा वक्त आता है कि जो ब्रजभान के माता पिता थे, ब्रजभान की जुदाई में वो खत्म हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। अब घर में केवल अकेली बिमला रह जाती है। बिमला रात दिन यही सोचती थी कि आखिर मेरा विवाह कैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ हो गया। उसे हमारी चिंता नहीं थी तो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप की उसने चिंता नहीं की, अपने बच्चे की चिंता नहीं की जो बच्चा घर में है। ये क्या आगे जब बड़ा होगा तो इसे मैं क्या बताऊंगी, तेरा बाप कौन है और बाप के संस्कार कैसे थे, बाप के चाल चलन कैसे थे। बिमला बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, टूट जाती है, लेकिन वो अपने हौसले को कम नहीं करती, अपनी बुलंदियों को कम नहीं करती, रात दिन आगे बढ़ने का प्रयत्न करती रहती है और वो डट करके इन परेशानियों का सामना करती है। पूरे घर की जिम्मेदारी बिमला के ऊपर आ जाती है। बच्चे को तैयार करती है, स्कूल छोड़ करके आती है, फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। ड्यूटी से आकर के फिर वो अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के आती है और पुनः फिर वो घर जाती है। इस प्रकार से वो अपने बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी काट रही थी। अब इधर ब्रजभान जब उस लड़की को लेकर के भाग गया था, कुछ दिन तो वो लड़की उस ब्रजभान के साथ रही, लेकिन 1 साल के बाद वो ब्रजभान को छोड़ करके वहां से भाग गई। और इधर जो बिमला थी, जो टीआई इंस्पेक्टर बन गई थी ट्रैफिक पुलिस में, उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। और जिस शहर में वो लड़का उस लड़की के साथ रह रहा था ब्रजभान, वो उसी शहर से वो लड़की भाग गई और ब्रजभान अकेला पड़ जाता है। अब सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके आया था, अपने पिता को छोड़ करके आया था, मैंने
किसी की बात नहीं मानी, सबने मुझे समझाया, लेकिन अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं उन लोगों को जाकर के, माता पिता को। उसे ये भी नहीं पता था कि हमारे माता पिता गुजर चुके हैं और हमारी पत्नी कुछ बन चुकी है, इंस्पेक्टर बन चुकी है, उसे कुछ पता नहीं था। अब वो शर्म की वजह से अपने घर लौट करके नहीं जाता है ब्रजभान, और उसी शहर में वो ऑटो चलाने लगता है अपना गुजर बसर करने के लिए। उधर तो वो ऑटो चला रहा था और इधर उसकी जो पत्नी थी वो उस थाने में तैनात थी, और इधर ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही होते हैं वो एक दिन चौराहे पर उस ब्रजभान को पकड़ लेते हैं ऑटो सहित, और उसे थाने में ले जा करके ऑटो को खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस ऑटो के कागज दिखाओ। जब वो कागज नहीं दिखा पाता तब उसके ऑटो को वो थाने में खड़ा कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि फाइन भरो, नहीं तो तुम्हारे ऑटो को हम सीज कर देंगे। इधर से वो टीआई महिला इंस्पेक्टर कहीं काम से जब लौट कर के थाने आती हैं तो देखती हैं कि उनके जो जूनियर हैं वो उससे वार्तालाप कर रहे हैं, और कोई संशोधन जब नहीं होता, काफी देर हो जाती है, तब वो उठ करके आती हैं और कहती हैं कि आखिर बात क्या है, जो इतनी देर से तुम लोग आपस में झगड़ा किए जा रहे हो लेकिन तुम्हारा समाधान नहीं हुआ, क्या बात है। तब वो एक सिपाही उनसे कहता है कि मैडम बात ये है कि इस ऑटो वाले को हमने चौराहे से पकड़ा, इसके पास कागज नहीं है, एक्सपायर कागज हैं, और ये फाइन नहीं भर रहा है, हमें मजबूरन इसका ऑटो सीज करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं ये फाइन भर दे तो अच्छा है, अपने कागज पुनः रिन्यूअल करवा ले। जब ये बात सुनती हैं तो मैडम कहती हैं चलो मैं इससे बात करती हूँ। अब वो मैडम जैसे ही उस ऑटो रिक्शा वाले के पास पहुंचती हैं, ऑटो चालक के पास, उसकी सूरत जब देखती हैं तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती हैं, एकदम से हिचक जाती हैं कि आखिर ये व्यक्ति ऑटो चलाने लगा, इसको तो मैंने हर जगह ढूंढवाया, हर जगह इसकी इंक्वायरी करवाई, इसका तो कहीं पता नहीं चला, अचानक ये यहाँ कैसे आ गया, और ये ऑटो चला रहा है, ये अपनी प्रेमिका के साथ में नहीं रह रहा या कोई और काम नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, ये मन में विचार कर लेती हैं। और जैसे ही वो ऑटो चालक जो ब्रजभान था वो उन मैडम को देखता है तो वो भी एकदम से डर जाता है मैडम को देख करके। जब वो पुलिस वर्दी में थी, इंस्पेक्टर वर्दी में थी, तो उन्हें देख करके डर जाता है और शर्म की वजह से गर्दन नीचे कर लेता है। अब वो एक दूसरे से बोल तो कुछ नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे को समझ जाते हैं कि ये है। मैडम कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये फाइन नहीं भर रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ऑटो को यहीं खड़ा रहने दो और उसके बाद हम देख लेंगे, इसके लिए हमारे केबिन में भेजो। तब मैडम अपने केबिन में बैठ जाती हैं और वो सिपाही आकर के कहता है कि तुम्हें मैडम ने बुलाया है। जब वो मैडम के केबिन में पहुंचता है तब मैडम कहती हैं कि देखो डरो मत, बैठ जाओ, मैं तुमसे 2 मिनट बात करूंगी, उसके बाद चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा टेम्पो भी छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर के वो बैठ जाता है, लेकिन उसे थोड़ा आराम मिलता है, शांति मिलती है कि मैडम प्यार से बात कर रही हैं। तब वो पूछती हैं कि तुम यहाँ ऑटो कब से चलाने लगे और तुम्हारी जो प्रेमिका है वो कहाँ है? तुम तो उस प्रेमिका के इतने दीवाने हो गए थे कि तुमने ना तो हमारी कोई खबर ली, ना अपने बच्चे की कोई खबर ली, ना अपने माता पिता की कोई खबर ली। आखिर कहाँ रह रहे हो आजकल? और तुम्हारा गुजर बसर इसी टेम्पू से चल रहा है या फिर कोई और बिजनेस कर रहे हो, या फिर तुम्हारी वो प्रेमिका कोई बिजनेस कर रही है? मैडम के मुंह से ये बात सुन करके वो ब्रजभान कुर्सी से उतर करके अपने घुटनों के बल आ जाता है और मैडम के हाथ जोड़ने लगता है, अपने कान पकड़ने लगता है कि मैडम मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ आपके सामने। मैं जिस लड़की को लेकर के भागा था वो लड़की 1 साल के बाद मुझे छोड़ करके भाग गई। अब मैं अकेला हो गया और शर्म की वजह से मैं घर लौट करके नहीं गया। मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा, माता पिता से क्या कहूंगा, क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत समझाया, माता पिता ने बहुत समझाया, मैंने किसी की कोई बात नहीं मानी थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अब ये बताओ कि हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारा बच्चा कैसा है? मैडम कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब माता पिता की खबर ले रहे हो, 2 सालें बीत गई और तुमने माता पिता की खबर नहीं ली, और आज तो माता पिता की खबर पूछ रहे हो। माता पिता तुम्हारी चिंता में बीमार पड़ गए, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, अब कोई नहीं बचा, अब तुम अकेले हो, अपने प्रेमिका के साथ रहो। ये सुनकर के वो और ज्यादा उस थाने के अंदर जोर जोर से रोने लगता है, बहुत ज्यादा पछाड़े खाने लगता है कि मैं इतना अभागा था कि मैंने अपने माता पिता की खबर नहीं ली, मेरे माता पिता मेरी जुदाई में मर गए और मैंने आज तक उनकी खबर नहीं ली।
मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप मेरे इतनी चिंता करेंगे और मेरे पीछे वो मर जाएंगे। मुझे तो ये पता था कि वो आराम से तुम्हारे साथ रह रहे होंगे। और बच्चा हमारा कैसा है? वो कहती है कि बच्चा ठीक है, वो स्कूल छोड़ करके आई हूँ मैं, और मैं इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था। तुम्हें मैंने इतना समझाया कि कोई पढ़ाई करो, कोई अच्छा काम करो, बिजनेस करो, तुम्हारे समझ में नहीं आया। पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए, माता पिता तुम्हारे चले गए और मैं भी तुमसे दूर हो गई। तुमने अपने बच्चे को नहीं समझा। अब क्या करना है आगे ये बताओ, जेल जाना है या फिर कोई और बिजनेस करनी है? तब वो मैडम के हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मैडम मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अब जो गलती हो गई वो वापस तो नहीं हो सकती, माँ बाप गुजर गए, वो जीवित तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आपके पैर पकड़ता हूँ। पैरों पे जब वो गिरने लगता है ब्रजभान, तब बिमला उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पैरों को छू करके मुझे और ज़्यादा पाप में मत डालो, पाप का भागीदार मत बनाओ। आखिर तुम पति थे मेरे तो दर्जा वही रहेगा, लेकिन आज दूर हो तो क्या हुआ। जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैडम आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने मुझे जब से ठुकराया है तब से मैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैंने ऐसा बुरा काम किया तो किया क्यों। मैडम कहती हैं ठीक है, अब तुम्हारी क्या राय है? वो कहता है कि मेरी क्या राय, मैंने आपकी बात पहले नहीं मानी थी, तो आप जैसा कहेंगी वैसा मैं करूंगा और जिंदगी भर आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। आपकी बात ना मानने का नतीजा ये है, मैं भुगत रहा हूं। मैडम कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी हमारी बातों पर चलने का इरादा है तो तुम ये ऑटो, मैं इसका फाइन भर देती हूँ और ये ऑटो जिसका है उसे दे दो ले जा करके, और फिर घर चलो, बच्चे की देखभाल करो। अगर तुम पे कोई काम नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगी, तो कम से कम घर पर रह करके बच्चे की देखभाल तो कर सकते हो। मैं यहाँ ड्यूटी पर रहती हूँ, बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, छोड़ करके आती हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। वो कहता है ठीक है मैडम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन ज़िंदगी में आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। अब मैडम वो ऑटो चालक का फाइन भरती हैं अपने पति का, ब्रजभान का, और उसका टेम्पू कहती हैं इसे दे करके आओ। वो टेम्पू जिसका होता है उसे जमा कर देता है और लौट करके शाम को मैडम अपने पति ब्रजभान को लेकर अपने कमरे पर पहुंच जाती हैं जहां वो रह रही थीं। और इधर ब्रजभान अपने परिवार को अच्छी तरह से अब देखभाल करने लगता है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, स्कूल से लेकर के आता है और मैडम अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती हैं। इस प्रकार से वो उन तीनों ने मिल करके अपना पुनः जीवन शुरू कर दिया और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को भावुक करना या उकसाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस कहानी को सुना करके हमारा केवल ये उद्देश्य है कि अगर पति पत्नी से अगर दूर भी हो जाए, अगर पत्नी के हौसले बुलंद हैं, उसके इरादे बुलंद हैं, तो वो पति से दूर रह करके वो कामयाबी को हासिल कर सकती है कि पति के पास रहकर भी नहीं कर सकती। केवल इंसान के हौसले बुलंद होने चाहिए, उसके इरादे बुलंद होने। जो अपने आप पर विश्वास करता है, अपनी काबिलियत पर उसे भरोसा होता है और जो कभी अंदर से टूटता नहीं है। जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, जिंदगी में छोटे मोटे दुख तो आते जाते रहते हैं। उन दुखों से वो अच्छी तरह से निपटना जानता है, लड़ना जानता है, परिस्थितियों से लड़ना जानता है, तो वो अलग रहकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। अगर बिमला टूट जाती है और अपने ससुराल को छोड़ करके चली जाती, अपने पति की जुदाई में या फिर भटकती रहती या फिर दूसरा विवाह कर लेती, तो वो आज इस कामयाबी पर नहीं पहुंच पाती, ना ही वो इंस्पेक्टर बन पाती। और भगवान ने उसका साथ दिया, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसके हौसले बुलंद होते हैं और जो कामयाबी की तरफ दौड़ता है, जो अपने इरादों को बार बार नहीं बदलता। तो बिमला का भगवान ने साथ दिया, आज उसे नौकरी भी मिल गई और उसका पति भी उसे मिल गया। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियो को पसंद किया है उन श्रोताओं के नाम हैं रुद्रांश राजपूत, मेहताब नगर, बदायूं, उत्तर प्रदेश से। ये हमारी वीडियो को पसंद किया है और कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रोता हैं वीरेंद्र कुमार यादव, भागलपुर, बिहार से। ये भी हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता हैं सुरेंद्र सिंह, राजस्थान से। ये भी कमेंट किया है और इन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे श्रोता हैं योगेंद्र नाथ सिंह, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया है, कमेंट किया है,
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को हमको सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार दर्शाते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई ज्ञानवर्धक सच्ची घटना या कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।